इस वीडियो में भी हाब्स के विषय में ही चर्चा करेंगे। हाब्स एक बड़ा वो है विचारक, उसके विचार भी बड़े हैं। तो हाब्स की कृतियों पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1-2 नंबर के आजकल क्वेश्चन आते हैं। हाब्स की 2 कृतियों के नाम लिखिए, संदर्भ में भी आपको याद होना चाहिए। हाब्स की प्रमुख कृतियां हैं डी सिबे, लेवियथन, डी हुमायून, कानून के तत्व, और है गृह युद्ध पर एक वार्ता आदि। 4-5 किताबें में से कोई भी आप 2 याद रख सकते हैं। आज हम हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, संविदा सिद्धांत या ईश्वरीय सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। लेकिन हाब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक हैं, अर्थात इनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के द्वारा हुई। ठीक है, तो हाब्स कैसे साम सिद्धांत का समर्थक है और उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सामंत समझौता कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या था, ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ी सामंत समझौते की, इस संबंध में अपन चर्चा करेंगे। हाब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत का है, जिसका वर्णन अपन विभिन्न चरणों में कर सकते हैं। सबसे पहले हाब्स ने मानव स्वभाव पर अपना व्याख्यान दिया। मानव स्वभाव क्या है? हाब्स के अनुसार मानव इतना स्वार्थी, झगड़ालू, संवेगों का पुंज, स्वार्थी है जितना इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, पशु भी उसके तुल्य नहीं है। वह निरंतर शक्ति केंद्रण करना चाहता है, प्रतियोगिता करता है और इस क्षमता तक पहुंचना चाहता है कि उसकी शक्ति कभी छीन नहीं। परंतु यह कैसे संभव है जब एक व्यक्ति इस प्रतियोगिता में होता है तो दूसरा व्यक्ति भी होता है, और हाब्स के अनुसार ही व्यक्ति की शक्ति तब तक ही विद्यमान रह सकती है जब तक कि वो छिन नहीं जाए, अर्थात उससे शक्तिशाली व्यक्ति उस पर आधिपत्य नहीं स्थापित कर ले। हाब्स का मूल मंत्र स्वयं को पढ़ो, और वह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। मानव स्वभाव के संबंध में हाब्स के विचार हम सबसे पहले उनकी पुस्तक डी कार्पो पॉलिटिको में मिलते हैं और उसके बाद लेविथन में। प्रारंभ में हाब्स मानव का चित्रण एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है, जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है और उसमें शक्ति वृद्धि की लिप्सा बराबर बनी रहती है। ये लिप्सा उसे बराबर क्रियाशील रखती है, क्योंकि प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है, और वह इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से वह बराबर बेचैन रहता है। मनुष्य की लिप्सा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाए। आपके अनुसार मानव प्राणियों का परीक्षण यह सिद्ध करता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर या विषमता नहीं है, ये सब लगभग बराबर है। शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण में प्रकृति ने सब मनुष्यों को बराबर बनाया है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली है तो दूसरा मानसिक रूप से शक्तिशाली है। जो मानसिक रूप से शक्तिशाली है वो शारीरिक रूप से कमजोर है, इसलिए तुलनात्मक परस्पर इनको कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कम नहीं है। आज मनुष्य को इतना अधिक आत्म केंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी मानता है कि उसके अनुसार मनुष्य में निस्वार्थता का गुण है ही नहीं। दया की भावना देखने में निस्वार्थ जान पड़ती है, पर हास उसका भी स्वार्थ रूप में ही विश्लेषण करता है कि दया भी मनुष्य स्वार्थवश करता है। उसके अनुसार जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा न हो जाए। इस भय से हमें क्लेश का अनुभव होता है
और यही दया का मूल मंत्र है। इस प्रकार धर्म भी भय पर ही निर्भर है। धर्म को व्यक्ति भय से ही पालन करता है। अब ऐसे मानव स्वभाव हो तो उस समय की अवस्था यानी प्राकृतिक अवस्था कैसे होगी, इस पर अपन खुद दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जाता है। मत्स्य न्याय प्रचारिता प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था है राज्य से पूर्व की अवस्था, उसको आपने प्राकृतिक अवस्था माना है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को आपसे प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है और मानव स्वभाव का चित्रण करने के बाद वह ये बताता है कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा हो सकती है। आपसे संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़ा और उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसी है जैसी पूर्णतः स्वार्थी और समान शक्ति वाले मनुष्यों की नियंत्रण सत्ता के अभाव में हो सकती है, क्योंकि वो नियंत्रण शक्ति तो थी नहीं। आपने प्राकृतिक में सबसे सभी से निरंतर संघर्ष और युद्ध चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में आपने लिखा है, हम मानव स्वभाव में संघर्ष की तीन प्रमुख कारण देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। आपकी प्राकृतिकता शक्ति ही सत्य है पर आधारित थी, मत्स्य न्याय प्रचलित था। इसके अंतर्गत जो कोई भी जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सके, समर्थ हो, वही उतने समय के लिए उसका हो जाता है। इस अवस्था में मनुष्य का जीवन दुख में होना अवश्यंभावी है और किसी प्रकार की प्रगति कल्पना नहीं की जा सकती। आपके अनुसार ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल, परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधन, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं था तथा मनुष्य की जीवन एकाकी, दीर्घ, पवित्र, पाश्विक और क्षीण था। अतः स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था में मत्स्य न्याय प्रचालित था। ठीक है, कोई दंडात्मक शक्ति नहीं थी, राज्य रूपी कोई शक्ति नहीं थी जो अनुचित काम करने वाले व्यक्ति को दंड दे सके। प्रतियोगिता प्रचलित थी। हास प्राकृतिक अवस्था की अपनी इस कल्पना को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता, वरन अनुमान करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा इससे मिलती जुलती रही होगी। न न्याय था न न्याय था। वह अपने अनुमान के पक्ष में तर्क देते हुए कहता था कि इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान जब कोई संप्रभु शासक नहीं था, ऐसी ही दशा हुई थी और ऐसी दशा आजकल उन जातियों में भी पाई जाती है जो सभ्यता के कारण असभ्यता के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। ओके, उस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून की क्या स्थिति थी, इसको अपन दृष्टिपात करते हैं। आपके अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। उनके मतानुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता। प्राकृतिक कानून कल्पना इससे भिन्न है, उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का अभाव होता है, पर प्राकृतिक कानून से दायित्व का बोध होता है। अतः मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तो एक निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु इसके विपरीत प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट वो नियम है जिनके अनुसार आचरण करके व्यक्ति सुगमता पूर्वक अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बच सकते हैं। हाब्स ने इस प्रकार 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है, जिनमें 3 अधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित रखने के लिए प्राकृतिक अधिकारों को त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए और दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेना चाहिए
जितनी वे दूसरों को स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। तृतीय नियम था, व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए हैं। ओके, इस प्रकार प्रकृति के नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। ओके, प्रकृति के नियमों के संबंध में विशेष बात यह है कि उन्हें कानून केवल अलंकारिक भाषा में ही कहा जा सकता है। कानून उस सत्ता द्वारा दिया गया आदेश होता है और इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का बल होता है, किंतु ये नियम विवेकपूर्ण परामर्श मात्र हैं जिनका मानना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये तो वे शर्तें हैं जो आत्मरक्षा में सहायक हो सकती हैं, किंतु जिनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। ओके, अब हब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या है और राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। ऐसी प्राकृतिक अवस्था में जिसमें मनुष्य का स्वभाव क्या था, उस स्थिति में व्यक्ति लड़ते लड़ते झगड़ालू होते होते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि हम इसी प्रकार लड़ते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। अर्थात एक बिंदु था जिस पर सोचकर उस समय के व्यक्ति ने सोचा कि हमें आत्मरक्षा की आवश्यकता है। ये आत्मरक्षा ही आपके अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण है। उसमें भय था, भय परिणाम व्यक्ति में भय 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 व्याप्त है। तो इसी भय के कारण व्यक्ति सोचने को बाध्य हुआ कि कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो हमारे आचरण को निर्धारित करे, दंडित करे, अनुचित कार्य करने पर दंडित करे। तो प्राकृतिक कानून थे, प्राकृतिक नियम थे, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं थे, वो फिर नैतिकता पर आधारित थे। अब उस समय का प्राकृतिक अवस्था व्यक्ति नैतिकता भेद जानता ही नहीं था, उन्हें तो न्याय था, न्याय था, नैतिकता थी, नैतिकता थी, जो व्यक्ति करे वही नैतिक मत्स्य न्याय प्रचलित था। तो आत्मरक्षा के कारण व्यक्ति सामाजिक समझौते के लिए तैयार हो और उसने ये समझौता एक व्यक्ति ने शेष व्यक्तियों के साथ किया। स्पष्ट है कि इसमें संप्रभु समझौते का पक्षकार नहीं है। इस समझौते का स्वरूप क्या था? हब्स का मानव राज्य की स्थापना के लिए आपसे ये समझौता करता है कि मैं अपने समस्त अधिकार और शक्तियां एक अमुक व्यक्ति अथवा समूह को इस शर्त पर सौंप रहा हूं कि आप लोग भी अपने समस्त अधिकार और शक्तियां निश्चित इस व्यक्ति या समूह को प्रदान कर देंगे। स्पष्ट है कि हब्स का सामाजिक समझौता सशर्त है। वो शर्त पर आधारित है कि आप लोग भी उसी व्यक्ति को अपने समस्त अधिकार और शक्तियां सौंप देंगे। इस समझौते में संप्रभु समझौते का पक्षकार नहीं है, अर्थात संप्रभु को समस्त अधिकार और शक्तियां प्रदत्त हैं, उसकी संप्रभुता शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं हैं। तो संप्रभु का स्वरूप क्या हुआ? हब्स के जब ये सामंजस्य समझौता किया तो इससे संप्रभु शक्ति निकल के आई और उस संप्रभु शक्ति का स्वरूप क्या था, इसको स्पष्ट रूप से समझ लें। हब्स के सिद्धांत का सर्वप्रथम और सर्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि हब्स राज्य की अपरिमित प्रभु सत्ता प्रदान कर देता है और उसके अनुसार व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। संप्रभु शासक की शक्ति असीम है, वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है और उस पर संविधान, प्रकार की विधि या ईश्वर इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। संप्रभु को किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोक सकने वाली एकमात्र शक्ति उसका अपना विवेक ही है।
संप्रभु स्वयं अपने वेग से ही पथ प्रदर्शन करता है और किसी भी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार नहीं हो सकता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। संप्रभु शासक का कोई कार्य अवैधानिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं समस्त विधियों का स्रोत है। उसके द्वारा निर्मित विधियां प्रजा के आचरण को नियमित करने के लिए ही है। विधियों का तात्पर्य बताना या उनकी व्याख्या करना भी प्रजा का कार्य नहीं, वरन संप्रभु का कार्य है। इसलिए ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि आप एक सर्व सत्ताधारी राज्य का समर्थक था, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। ओके, तो इस वीडियो में हम आपस पर इतनी ही चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।